बहुत कई बार दीपू भैया चुनाव लड़े और फिर पिताजी लड़ जाते। अब दीपू भैया कब लड़े? अबे तो उनके गुरुजी ने भी कह दी कि 3 बार और लड़ने। हम तो यही बार तैयारी करवे की मूड में हते, मनो फिर इतने में गुरुजी आ गए बीच में। मंच से घोषणा हो गई कि 3 बार तो अबे लड़े। फिर कछु जनों ने हमें समझाई कि 3 चुनाव लड़वे की कह रहे हैं, मनो कौन से आगे वाले चुनाव को पूरे सही नीति के साथ और सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़े। और हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार पृथ्वीपुर की जनता अपने मोड़ा अपने भैया को पूरा आशीर्वाद दे। ये हमारा घर था, घर वापसी। पापा की दादाजी सब लोग कांग्रेसी रहे, पर इंदिरा जी के समय से हम लोग काम करते आए हैं। जो कि हम भटक के आ गए थे, अखिलेश जी के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे, तो अखिलेश जी ने कहा चलो सपा में, तो सपा में चले गए। फिर कि मेरे पिता ने जो काम किया और दमोह भारतीय जनता पार्टी जिला ने जो काम किया, उस काम को वो जनता के बीच में अच्छे से नहीं ले जाके जा पाए। इतनी बड़ी बड़ी खामियां क्यों, कि कैसे डिग्रियां बिक रही हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, क्यों बुंदेलखंड को रोजगार से, इंडस्ट्री से अछूता रखा गया, क्यों अभी तक इस पे प्रयास नहीं किया गया, ये भाजपा सरकार पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो भैयारों राम राम। और अब आप जो है, हम हमेशा अपने बहुत सारे साथियों से कहते हैं कि 2009 में जब हम भोपाल आए, जो जितने उस समय के नेता थे वे सब के सब नेता हमारे पिताजी की उम्र के थे, तो उनसे कोई हमारी दोस्ती नहीं हो पाई। तो अब पूरे बुंदेलखंड की 2023 की जब सरकार बैठी है और जब अगले 20 साल की सरकार आपके सामने बुंदेलखंड की मंच पे बैठी है, जोरदार तालियों से सब लोगों को स्वागत करें। नितिन सिंह राठौर जी, अभिषेक भार्गव जी, गुड्डू भैया, सिद्धार्थ भैया और चौबे जी। भैया जी तरीके से बुंदेली बौछार के लाने इन युवाओं को, युवा नेताओं को प्यार मिले, सहयोग मिले, मित्रवत सहयोग मिले, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बुंदेली बौछार 5 साल पूरे कर पाई। तो एक एक करके शुरुआत करें। जो युवा संवाद है, इनमें कछु सवाल अपन आप लोगों से भी लें, कछु अच्छे सवाल। और दीपू भैया के हाथ में माइक है। दीपू भैया, बुंदेली बौछार के 5 साल पूरे हो गए और सबसे पहले इंटरव्यू आप ही के घरे जाके बहुत हम आओ। आपको प्यार है, लगातार 5 साल से आप और हम 2 जने प्रेम संबंधों में बंधे हैं। भगवान की कृपा से जो संबंध ताउम्र रहे, भले ही अपन राजनीति करें न करें, आप पत्रकारिता करो न करो, लेकिन जीवन में जो संबंध होते हैं भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो काम आपने अपने हाथ में लो है, वो वास्तव में आप जा मान के चलो कि हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, और इतने मंच पे भी जितने जने बैठे हैं इन सबको भी जो मानबो ही है कि जब से बुंदेली बौछार ने बुंदेलखंडी को आगे बढ़ावे को प्रयास करो है, तब से निश्चित रूप में पूरे देश में बुंदेलखंडी की एक अलग पहचान उभर कर आई है। ये मैं पूरो श्रेय आपके लाने जात है। ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंडी आपने बनाई हो, या बुंदेलखंडी के कलाकार या बुंदेलखंड से जुड़े हुए लोग पहले से हते, उनकी अपनी एक हैसियत हती, उनको अपना एक रुतबा हतो, उनकी अपनी एक पहचान हती। लेकिन उन सारी चीज़ों को बुंदेलखंड से जोड़ के पूरे देश में प्रस्तुत करने को काम अगर कोई ने करो, तो सचिन भैया और बुंदेली बौछार ने करो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नीटू भैया, नितिन सिंह राठौर जी के पिताजी स्वर्गीय बिरजेंद्र सिंह राठौर जी, मतलब जितने भी लोग ने बुंदेली के हमने इंटरव्यू करे, उनमें भार्गव जी को और बिरजेंद्र सिंह राठौर जी के जो पॉलिटिकल इंटरव्यू होते वे अद्भुत होते। और उनके जीवन को आखिरी इंटरव्यू भी बुंदेली बौछार पे बहुत, जब वे उपचुनाव के दौरान बांदकपुर में कमलनाथ जी की सभा के बाद उनको जीवन को, उनको आखिरी इंटरव्यू भी रहो। तो परिवार से पुराना हमारा जुड़ाव भी है। नीटू भैया, बुंदेली बौछार को आप शुरू से देख रहे हैं, जब आप राजनीति में इतना कम सक्रिय थे, राठौर साहब सक्रिय थे, तब से लेके अभी तक को सफ़र आप कैसे बयान करें? सबसे पहले तो आपको 5 साल पूरे हुए पे, और जैसे हमें दीपू भैया ने बताई कि आपने बुंदेलखंड जिते की माटी में हम सब जने पैदा भये, बुंदेलखंड को नाम
थोड़ा सुधार भी करें। आपने कहा कि पूरे देश में नाम करो, हम तो कद विदेश में नाम करो। कैसे कोविड के दौरान हम टीवी में देखते कि आपने चीन में कोनू हते, उन्हें भी योगा वोगा वो चल रहा हो, तो आपको क्या चल रहा हो, तो लेकिन आपने देश में और पूरी दुनिया में बुंदेलखंड को नाम करो। ई के लाने आपको शुभकामनाएं। और हम आशा करत कि आप जो एक अच्छी सोच के साथ बुंदेलखंड के लाने आपने एक शुरुआत करी थी, आज 5 वर्ष पूरे भये और हम उम्मीद करत कि ऐसे ही आगे 500 और 5000 वर्ष आपको बुंदेली बौछार दिनों दिन और रातों रात तरक्की करत रहे। जो ही कामना हम करत और जो ही शुभकामनाएं आपको देते। सिद्धार्थ भैया, सवाल अब प्राथमिक तौर पे जो ये कि 5 साल को बुंदेली बौछार को सफ़र की तरीके से आप देख रहे हैं। ये 5 साल हैं, आप इस क्रम को आगे अगले 50 साल बढ़ाएं। आप नहीं और आपके जो और आने वाले लोग हैं वो बढ़ाएं। बुंदेलखंड की लोक कला, लहजा, संस्कृति, परिपाटी, परंपरा आगे बढ़े, उसको एक मंच दिया है आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप बढ़ें और इस तरह बुंदेलखंडी को और भी और सारे लोग आके बढ़ाएं। आपने उस काम को आगे बढ़ाया, आपको साधुवाद। गुड्डू राजा जी। हाँ सचिन जी, जी, आपको मुबारकबाद। जो 5 साल में जो उपलब्धि आपने हासिल की है उस सब में बखान तो कर चुके हैं। हमारे छोटे भाई हैं, नितिन जी हैं, हमारे दीपू भैया हैं, सब लोग इन्हें आपकी तारीफ कर ही चुके हैं। लेकिन हमारी सोच है कि अब आगे बढ़ के विदेशों में भी जाएं, उत्तर प्रदेश में भी जाएं और मध्य प्रदेश में तो कर ही रहे हैं आप, देश में और जगह जाएं, साथ में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लंदन वगैरह यहाँ भी आप अपना नाम रोशन करें बुंदेलखंड का। वो आप कर सकते हैं, इसलिए हमें आपको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। जहाँ हम लोग की ज़रूरत पड़े हम लोग आपके साथ हैं, वहाँ भी आप झंडा गाड़ें बुंदेलखंड का, ऐसी हमारी शुभकामना है। ऐसा हमारा सोच रहे हैं। फिलहाल लगभग 41,000 फॉलोअर विदेश में हैं अपने कचू देशन में मिला के। राहुल भाई, बस एक यही पूरे बुंदेली बौछार के सफ़र पे एक बात, फिर अपन आगे की चर्चा शुरू करें। मैं आपको और आपकी समूची पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो बुंदेलखंड को आगे बढ़ाया, बुंदेली हमारी भाषा को जो आगे बढ़ाया, आप साधुवाद के पात्र हैं और हम सबको गौरवान्वित किया है। आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिद्धार्थ भैया, अब वर्तमान माहौल की अगर बात करें, वर्तमान में एक बार फिर से चुनावी माहौल हो गया है। चूँकि पूरे बुंदेलखंड के युवा नेतृत्व के तौर पे आप सब लोग बैठे हैं, बुंदेलखंड के विकास को लेकर बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी रूपरेखा बनती हैं। फिलहाल का स्थिति आप देख रहे हैं 2023 के चुनाव में बुंदेलखंड को कितने आप देख रहे हैं? किस दृष्टिकोण पर? विकास की दृष्टि में या चुनावी मुद्दों में बुंदेलखंड कहाँ है? नहीं, चुनावी मुद्दे अलग हैं और विकास अलग है, तो दोनों अलग चीज़ें। तो दोनों पे आप जरूरी नहीं है कि हर बार विकास का मुद्दा ही चुनावी मुद्दा हो और चुनाव का रिजल्ट विकास करने के बाद आता हो। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत बार देखने में आता है। पर जहाँ तक बुंदेलखंड की बात है, बुंदेलखंड के जो मध्य प्रदेश के अंदर 5 ज़िले हैं, उन 3 ज़िलों में से 1000 साल से सबसे पिछड़े क्षेत्र में से था टीकमगढ़, दमोह और पन्ना। बुंदेलखंड ने जो उछाल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड ने जो उछाल ली है, इन जिलों ने ली है, जिसमें सागर और छतरपुर को भी गिने, तो उतनी उछाल 52 जिलों में कहीं नहीं हुई पिछले 20 साल के अंदर। सिंचित रकबा हो, पीने का पानी हो, जितनी आधारभूत जगह हैं, हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। ये उसका उज्जवल पक्ष है जहाँ मैं बुंदेलखंड को देखता हूँ। और चुनावी मुद्दों में अगर आप बात करें तो वो अलग हो सकते हैं। चुनावी मुद्दे मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पर विधानसभा चुनाव में पार्टी के स्तर पर वोट प्रतिशत दोनों ही पार्टियों का, सभी प्रमुख पार्टियों का कम हुआ है और जो व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत छवि है, वो ज़्यादा प्रमुखता से सामने आ रही है 2018 के बनिस्बत। गुड्डू राजा जी, आपके बारे में 2-3 दिना से हमारे पास एक खबर आई। अब हम 2-3 दिना से दबाए थे कि समागम में इनको खुलासा करें। गुड्डू राजा जी
ललितपुर से विधानसभा को चुनाव लड़ चुके हैं। परिवार उनको पुराना राजनीतिक है, पिताजी सांसद रहे, चाचा लोग मंत्री रहे और फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे पिछले चुनाव लड़े थे। अब हमारे पास एक गुपचुप खबर आई कहाँ आई? कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में आपकी एंट्री होने वाली हो, आप मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हो। ये किसने कहा आपसे? हमारे सूत्र हैं। तो आपके सूत्र कभी झूठे हो सकते हैं क्या? तो भैया देख लो, गुड्डू राजा ने करी पुष्टि और अब हम आपको बता दें कि 2 तारीख को गुड्डू राजा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कमलनाथ जी के सामने। सुरजय बालाजी भी साथ में होंगे, प्रभारी जो प्रदेश के वो भी जी, रहेंगे जी। और प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी नेतागण रहेंगे जी। तो उसके उनके समक्ष हम पार्टी के सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो भैया देखो हो गई पुष्टि। बुंदेली बौछार के सूत्र सबसे तेज हैं कि नहीं है? दीपू भैया वो ऊपर अगले आए। दीपू भैया अब आपके लाने तो हम सूत्र फेल हो जा रहे हैं हमारे 15 साल से। हर बेर हल्ला होत कई बेर दीपू भैया चुनाव लड़े और फिर पिताजी लड़ जाते। अब दीपू भैया कब लड़े? अबे तो उनके गुरुजी ने भी कह दी कि 3 बार और लड़ने। हम तो यही बार तैयारी करवे की मूड में हते, मनो फिर इतने में गुरुजी आ गए बीच में। वो मंच से घोषणा हो गई कि 3 बार तो अबे लड़ हैं। फिर कछु जनों ने हमें समझाई कि 3 चुनाव लड़वे की कह रहे हैं, मनो कौन से? अभी में संशय है, विधानसभा के लोकसभा चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे, न पहले रहे न आज हैं न आगे हुई हैं। जोन काम के लाने हम राजनीति में हैं वो काम हम बखूबी कर रहे। राजनीति पहले हमारे लाने नाम कमाने का, प्रतिष्ठा कमाने का, रुतबा दिखाने का जरिया पहले हुआ करती थी, वो नज़रिया हमारा पहले था। लेकिन वर्तमान में राजनीति केवल और केवल समाज सेवा का मेरे लिए एक माध्यम है, जिसको मैं चाहे किसी पद पर रहूं चाहे ना रहूं, चुनाव लड़ूं चाहे ना लड़ूं, उस समाज सेवा के क्षेत्र को लगातार उस पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। नीटू भैया पिछली बार आप चुनाव लड़े, उपचुनाव में आपको पराजय झेलने पड़ी, लेकिन इसके बाद 3 साल से आप लगातार सक्रिय हो। इस बार क्या परिस्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव में लड़े और उपचुनाव का नतीजा कछु भी रहो हो, लेकिन हमारी राजनीति की शुरुआत भी वही उपचुनाव से भई। पिताजी ने 30-35 वर्ष राजनीति करी और उनके पहले दादाजी ने राजनीति करी। तो हमारा क्षेत्र है, उसे कोनो राजनीतिक संबंध तो हम उनके नहीं रहे, हम उनके संबंध परिवार के रहे। और उपचुनाव में नतीजा कछु भी रहो हो, लेकिन जितने वोट आए, हमें ये बात की खुशी है कि हमारे क्षेत्रीय परिवार ने अपने मोड़ा, अपने भैया को पूरी तरीक़ा से आशीर्वाद दो और अपनाओ। और निरंतर 2 वर्ष से जो हमारा परिवार है वही हमारा सब कुछ है। और जैसे अबे दीपू भैया कह रहे थे कि समाज सेवा ही अब इनको लक्ष्य है और इनको जीवन, तो हमारा जीवन भी अब जनता की सेवा है, हमारे क्षेत्रीय परिवार की सेवा है। और अपने पूरे जीवन में वो लक्ष्य की प्राप्ति राजनीतिक रूप से रिजल्ट आगे जो हो वो पता नहीं है, कोई पहला से भविष्यवाणी नहीं कर सकत, लेकिन हमारा लक्ष्य हमारी क्षेत्रीय जनता की सेवा, हमारी माताओं बहनों का सम्मान, हमारे बुजुर्गों का सम्मान और हमारे नौजवान साथी, क्योंकि मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में पलायन की एक भारी समस्या है। और आज अच्छी बात जा है कि नए जो नौजवान हैं उनके माता पिता भी अपने मॉडी मॉडर्न को शिक्षित करने पर ध्यान दे रहे हैं। और नए नौजवान शिक्षित होकर जब आउट और उन्हें रोजगार नहीं मिलत तो जो एक भीषण समस्या रहती। इस दिशा में चाहे हम कांग्रेस पार्टी से हैं, चाहे हमारे भैया हरे कछु बीजेपी से हैं, लेकिन हमाओ के वो जो ही है कि सबसे पहले तो हम सब जने इंसान हैं और दूसरे इंसान की तकलीफ़ को समझ के उनको निराकरण करने को प्रयास करें, जो ही हमारे लक्ष्य है। और जनता की सेवा ही हमारा अब संकल्प है, जी पे हमें आगे काम करने हैं। पिछले 3 साल में जो कछु आप उपचुनाव के बाद का सबक आपने लो कि कितने चूक हो गई थी या कितने कौन सी कमी रह गई थी और ऊपर कैसे आपने काम आगे बढ़ा? अब देखो, आप चूक की बात ऐसी है कि
जब चुनाव हार जाओ तो निश्चित रूप से कछु न कछु कमी और चूक माने ही लई जात। तो वो हम मानत जो चूक है उस पर हम सब जन ने बैठ के सलाह मशवरा करी है, जो कमियां रहीं उनमें सुधार करने को प्रयास करें। और आशा करत हमारे कछु जो नेतागण बैठे कि आने वाले समय में पृथ्वीपुर को जो चुनाव है या कोई भी चुनाव हो, सही तरीका से जो हमारे प्रशासनिक लोग हैं निष्पक्ष होकर काम करें सभी विधानसभा में, तो एक चुनाव को आनंद भी रहता और चुनाव को मजा भी आउट। तो बाकी बातें कछु नहीं है, जो चूक है वो चूक पे हम और इनने सलाह मशवरा करी है, वो में सुधार करें। और जो उपचुनाव में आप भी समझत के सत्ता दल जो होती है उसको कछु ना कछु तरीका से फ़ायदा रहता। अब ये बातें ज़्यादा बार बार करने को मतलब तो है नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी जारी है और आगे वाले चुनाव को पूरे सही नीति के साथ और सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता संगठित होकर चुनाव लड़ें। और हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार पृथ्वीपुर की जनता अपने मोड़ा अपने भैया को पूरा आशीर्वाद दे। गुड्डू राजा जी, अब आपने कांग्रेस की घोषणा तो बता दी, अब ललितपुर से चारों तरफा ही मध्य प्रदेश है, चंदेरी में भी है, खुरई में भी है और भी 2-3 सीटें हैं जी। तो चुनाव कौन सी सीट से, को भी खुलासा आ जाए कितने दिनों बाद? देखो, हम चुनाव की मंशा से नहीं आ रहे हैं। हमारी पार्टी जो आदेश देगी वो हम करेंगे। एक सिपाही के रूप में कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी सिपाही के रूप में हम पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी जहां आदेश देगी, जहां जहां काम करने के लिए, वहां पूरी ताकत से हम सिपाही के रूप में काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस में वापसी की सोची का है? ये हमारा घर था, घर वापसी। पापा की फिर दादाजी सब लोग कांग्रेस ही रहे, पर इंदिरा जी के समय से हम लोग काम करते आए हैं। जो कि हम भटक क्या गए थे, अखिलेश जी के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे, तो अखिलेश जी ने कहा चलो सपा में, तो सपा में चले गए। फिर कांग्रेस इसलिए छोड़नी पड़ी, सब घर का विरोध था। पापा भी गुस्सा है कि क्यों गए कांग्रेस छोड़ के ये, लेकिन अब वो हो गया तो उस टाइम। अब वापसी, घर वापसी, तो अब जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी आदेश देगी उसकी सेवा करना है और उस सिपाही के रूप में काम करेंगे। और हमारा देखो, राजनीति में कोई बिजनेस के पर्पज़ तो है नहीं, सेवा की भावना से हम लोग रहते हैं राजनीति में। लोगों की मदद, क्योंकि प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता लोगों की मदद करने का, लोगों के पास पहुंचने का, सुख दुख में साथ देने का, और साथ साथ उनके हर चीज़ में खड़े रहने का। जो अन्याय, मेन चीज़ हम लोग के लिए क्या है, अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े जाते हैं। कोई भी गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, चाहे उसका नतीजा कोई भी हो। हमारे कार्यकर्ता, हमारे आदमी पर किसी ने गुंडागर्दी की तो उसका जवाब जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हम लोग देते हैं। लेकिन अगर पार्टी के कौन सीट तो तैयार हैं, अब वो पार्टी डिसाइड करेगी। हमारे कमलनाथ जी हैं नेतृत्व, पूर्व CM और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके समक्ष हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो आदेश देंगे उसके तो कोई है नहीं है, और योद्धा तो हमेशा तैयार रहता है। तो 24 घंटे 12 महीने गुड्डू राजा के लिए तैयारी की तो कोई ज़रूरत है नहीं है, वो आपको भी मालूम है। तो बुंदेलखंड में कहीं और जो भी हो, पार्टी जो आदेश देगी हम पूरा करेंगे। लेकिन इस टाइम तो हम सिर्फ चुनाव की मकसद से नहीं आए हैं, और पार्टी के मकसद से पार्टी को मजबूत करना है और बुंदेलखंड में पार्टी का परचम फहराना है, क्योंकि सरकार बनाना है, ये हम लोग का लक्ष्य है। और सेवा करना है पार्टी की, और लोगों की सेवा करना है। सिद्धार्थ भैया, दीपू भाई भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे, आप भी जो है तैयारी में हो, इस बार फाइनल आप ही लड़ रहे। अब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं तो घर में तो कम से कम फाइनल हो गई। घर में तो बहुत समय से फाइनल है, घर में तो 10 साल से फाइनल है, पार्टी यहाँ नहीं कर रही। जी, तो इस बार बदलते परिवेश में पिछले 5 साल आप लगातार दमोह जिला की राजनीति में बड़े चर्चित चेहरे के तौर पर रहे, तो इस बार विधानसभा चुनाव की निजी तौर पर सिद्धार्थ मलैया की क्या तैयारी? अब तैयारी सार्वजनिक रूप से तो बताऊंगा नहीं, तैयारी है, चल रही है। ये तो निरंतर चलने वाला काम है, लोगों से मिलने का, लोगों को समझने का, अपने आप को बताने का, क्या कार्यक्रम आप आगे करना चाहते हैं, उसके बारे में लोगों के बीच में ले जाने का कि हम अगले 5 साल अगर आप मौका हमें मिला तो हम ये काम करेंगे। अपना परिचय बढ़ाने का, फिर ये देखने का कि पोलिंग बूथ पर कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, वो अंदरूनी तैयारी है। 2018 में कौन सी ऐसी कमी आपको बाद में समझ में आई, 18 के बाद, चुनाव के बाद आती होगी कमी समझ में, कि जिससे चूक गए? देखिए, दमोह विधानसभा मूलतः कांग्रेस की विधानसभा है,
पिताजी अपने परिश्रम से और उनका जो साथी थे वो अपने परिश्रम के साथ और कुछ प्रभु की कृपा रहती थी तो वो लगातार 7 बार जीत गए। पर वो विधानसभा है मूलतः कांग्रेस की, चूँकि वहाँ का जातिगत समीकरण वैसा है। एक बहुत बड़ा जाति वर्ग समूह है जिसके साथ आपको धीरे धीरे उस जाति वर्ग समूह में भी आपने अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है। अब हम लग सकते हैं कि थोड़ा बहुत तराजू दोनों तरफ थोड़ा बहुत बराबर है, पहले तो एक तरफा ही थे। तो जब हम 2018 की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे पिता ने जो काम किया और दमोह भारतीय जनता पार्टी जिला ने जो काम किया, उस काम को वो जनता के बीच में अच्छे से नहीं ले जाके जा पाए। नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। 15 साल के अंदर जो लोग 18 साल के हुए वो 3 साल पहले थे। हमारे यहाँ 2003 में गड्ढे ढूंढते थे या सड़क ढूंढते थे, बिजली आती कम थी, जाती ज़्यादा थी। वो समय बदल गया था, अब नई बातें हैं। आज मैं सड़क और बिजली की बात करना चाहूँगा तो वो सिरे से नकार दी जाएगी। हम खेतों में उस समय बात कल्पना नहीं करते थे कि खेतों में बिजली जाएगी। 2003 में वो कहते थे गांव में कितनी बिजली आएगी, और जिला मुख्यालय पे ये 6-6 घंटे अगर बिजली की कटौती हो रही है तो आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिला मुख्यालय। समय बदल गया है। उस बदलते समय के साथ भारतीय जनता पार्टी दमोह ने नए मतदाता के बीच में अपना काम लेके नहीं जा पाए। मैं ये मानता हूँ हमारी कमी थी कि हम अपने काम को नहीं बता पाए। राहुल भाई, सागर की अगर बात करें, सागर जिला में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी अपेक्षाकृत फिलहाल कमज़ोर स्थिति में। कहा कि 6 सीटें उनके पास है, 2 आपके पास हैं। युवाओं को की तरीके से कांग्रेस पार्टी से जोड़ पा रहे कि एक ऊर्जा को संचार कम से कम जिले में होवे कि बराबर की स्थिति दिखाई देवे, खासतौर से बहुत जब 3-3 मंत्री एक जिला में भाजपा ने था। देखिए, सागर का चुनाव रोजगार के ऊपर है। आप समूचे सागर जिले में देखिए, ना ही कोई इंडस्ट्री है ना ही फैक्ट्री है। रोजगार के मामले में सागर बहुत पिछड़ा हुआ है, और सागर जिले का एक एक युवा जो रोजगार के लिए परेशान है वो निश्चित तौर पर भाजपा से प्रताड़ित है, और वो आने वाले समय में निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए फेवर करेंगे। आप देखिए, कमलनाथ जी का विज़न है। कमलनाथ जी का मुख्य विज़न रोजगार देने के लिए है। जब हमारी 16 महीने की सरकार रही थी उस समय कमलनाथ जी ने निश्चित तौर पे रोजगार देने के लिए, अपने वादे को निभाने के लिए अग्रसर भी थे। कहीं अगर हमारी सरकार रहती तो निश्चित तौर पर सागर में इंडस्ट्रीज़ भी आती, फैक्ट्री भी आती, और आने वाले समय में कांग्रेस जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे रोजगार हमारा प्रमुख मुद्दा है, और इस पे हम लोग चुनाव लड़ने जाएंगे। देखिए, ये चुनावी डिबेट है और ये अंतहीन है कि हम 15 साल हैं, पलायन हो रहा है, यथार्थ है। बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, यथार्थ है। पढ़ लिख पा रहे हैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दमोह विधानसभा के अंदर 4 गुना हायर सेकेंडरी स्कूल, 4 गुना 400%, 3 गुना हाई स्कूल 10वीं के 300% बड़े हैं। कॉलेज 4 और नए बने हैं। ओबीसी के छात्र को 50% की सब्सिडी स्कॉलरशिप के रूप में। जितने टेक्निकल एजुकेशन है, आप टेक्निकल एजुकेशन का नाम लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको दे रही है। और तमाम और चीज़ें मैं शिक्षा के बारे में कह सकता हूँ। हमने उन्हें शिक्षित तो बना लिया। कोई भी सरकार आए, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएगी तो क्या हम अगले 5 साल में बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। क्यों कोई सागर में आके रोजगार का लगा लेगा? कमलनाथ जी आए या शिवराज जी आए, क्यों लगाएगा? उसको क्यों लगाना चाहिए सागर में उद्योग? और बाहर से क्यों कोई आएगा? कोई मेरा तारणहार क्यों बनेगा दमोह में आके? दमोह का व्यक्ति रोजगार लगाएगा। और मैं इसलिए जितने भी यहाँ लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, शिक्षित युवा
और वो अपेक्षा रखते हैं कि नेता मंत्री कारखाना क्यों नहीं लगा देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर मेरे ज़िले के अंदर मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए है कोल्ड स्टोरेज। मेरे यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है एक भी। आलू नहीं होता क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है क्योंकि आलू नहीं होता। 1,20,00,000 की सब्सिडी 10 साल थी। किसी ने वो अवेल नहीं की सब्सिडी और किसी ने धंधा नहीं लगाया। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, बहुत सारे करोड़पति अरबपति हैं, वो धंधा क्यों नहीं लगा रहे नया? कोई बाहर से आएगा और धंधा लगाएगा और फिर नौकरी देगा लड़कों को? ऐसा कभी नहीं होगा। ये 5 साल नहीं, आज से 28 में भी हम बैठेंगे तब भी यही बात कर रहे होंगे। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूँ, क्या हमने उसमें बेहतर काम किया है? क्या हमने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है? क्या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 24 घंटे की लाइन दी है बिजली की? क्या वहाँ पर हमने पानी उपलब्ध कराया है? तो हाँ, कराया है। दमोह में भी कराया, सागर में भी कराया, और सारे इंडस्ट्रियल एरिया बने, मूलभूत सुविधाएं दी। हम चाहते थे कि वहाँ 100 इंडस्ट्री लगे, 100 नहीं लगी, 20 तो लगी। पहले से तो आगे बढ़े। हमें उस तरह से देखना होगा। मेरे यहाँ तो जल का स्रोत बढ़ाया गया 3% से, सिंचित रकबा 4550% है, अगले 2 साल में 70 होगा। हमने पानी के साथ जो इंडस्ट्री होना चाहिए उसके लिए जगह आरक्षित करके रखी है। पर कब कोई बाहर से आएगा क्या लगाने? बाहर से सिर्फ मेरे यहाँ चूना पत्थर है तो सीमेंट प्लांट लग रहे हैं आके, सिमरिया में, गैसाबाद में, दमोह में तो है ही, और उसका 650 करोड़ से एक्सपेंशन भी हुआ। बाहर से कभी कोई नहीं आने वाला, ये आप विश्वास कर लें। बुधनी के अंदर क्या आदरणीय शिवराज जी का क्षेत्र है, मैं मेरे नेता के साथ ही बात करता हूँ, तो क्या वहाँ बेरोजगारी नहीं है? आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का राघोगढ़ क्षेत्र है, तो क्या वहाँ बेरोजगारी नहीं है? माननीय राहुल गांधी जी का क्षेत्र है अमेठी, तो क्या वहाँ बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी पूरे राष्ट्रीय मुद्दा है, पर वो इकोनॉमी के साथ बढ़ेगा। कोई एक नेता, कोई एक मंत्री भले लगातार, क्या रैली में बेरोजगारी नहीं है? और क्यों रैली क्या अकलौता है? वहाँ पर अगर लगातार 20 साल से कोई मंत्री है तो क्या वहाँ पर सबको रोजगार मिल जाएगा? कैसे संभव है ये? रैली के लोग कारखाना नहीं लगाएंगे तो कोई और आके लगाएगा क्या? ऐसा होता नहीं है। और इसलिए हमसे भी जब कोई आएगा और अपेक्षा करेगा, अगर हम बात करें शिक्षा प्रणाली की तो सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर क्या हमें उतने ग्रेजुएट की ज़रूरत है? कितने लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्हें काम मिल रहा है, लेकिन ग्रेजुएट हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। शिक्षा प्रणाली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 साल पहले आई। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के कोर्स में अंग्रेज़ी में पढ़ाई होती थी और 40 से ज़्यादा लोगों को सब्जेक्ट के बैक लगते थे। हम देर से उसे लेके आए, लेकिन लेके हम ही आए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप अपनी भाषा में आप अपनी पढ़ाई कीजिए। 16 भाषा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी लेके आए। पर इसमें समय लगेगा। हम कहें कि अभी तुरंत होने लगेगा, ऐसे नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। मतलब मुझसे दमोह में मतदाता सवाल करेंगे, चाहे मैं प्रत्याशी हूँ या नहीं हूँ, मैं उनसे भी यही कहने वाला हूँ कि ऐसा अकस्मात नहीं होगा। मेरे पास कोई योजना हो सकती है कि खेती मेरा मूलभूत असेट है, उसमें बिजली और पानी पहुँचे, बाकी के सारे जिले कुछ और लगाएं। हम क्यों इसके अंदर धान लगाएं, उसमें पिसी लगाएं, गेहूं लगाएं? हम कोई अलग क्यों चीज़ क्यों नहीं लगाएं? और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, खेत से जुड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, छोटी छोटी इकाइयां लगाएंगे तो रोजगार भी लेंगे, स्वरोजगार भी होगा और रोजगार भी निर्मित होगा। ये मैं मानता हूँ। मुझे कोई नया आइडिया मेरे पास नहीं है कि मैं रोजगार कैसे दमोह में उपलब्ध करा पाऊँगा। गुड्डू राजा जी, शिक्षा और रोजगार पे अगर बातचीत चल रही तो आप तो कब भेजेंगे? रोजगार के लिए जैसा मलैया जी ने कहा है, स्मॉल बिजनेस के लिए ज़रूरी है। अब क्षेत्र के लोग लगाएं, ये ठीक है, लेकिन अपन लोग को माहौल पैदा भी तो करना पड़ेगा। ये सरकार का काम है। सरकार का काम है कि माहौल पैदा करिए, आप माहौल ऐसा बनाइए कि वहाँ रोज़गार के लिए इंडस्ट्री आए। अब जैसे मैंने कहा पूरे देश का नाम लिया, अमेठी का भी लिया, राधौगढ़ का भी लिया, इनका
ठीक है, वहाँ तो रोजगार कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार हमें नहीं मिल रहा है बुंदेलखंड में। बेरोजगारी लोग, बेरोजगार युवा, नौजवान साथी, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हमारे बुंदेलखंड में, जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ के लोग पलायन भी करते हैं, काम करने के लिए बाहर भी जा रहे हैं, कई बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। वो अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, सुख दुख में भी नहीं आ पा रहे हैं, कभी कभी त्योहारों पर भी नहीं आ पाते हैं। तो इन सब के लिए समस्या का हल तो अपन लोग को ढूंढना है। जैसे कहा, सब छोटे छोटे सब लोग ढूंढे हैं, अपन लोग भी हैं, सब लोग भी अपने अपने क्षेत्र में करें, लेकिन साथ साथ सरकार का काम भी है। और जैसे हमारी सरकार अगर बनती है, भगवान ने चाहा, तो लगता है कि कमलनाथ जी बनेंगे। वो भी खुद बिजनेसमैन रहे हैं, उनकी भी सोच है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो वो इतने सक्षम व्यक्ति हैं कि वो सोच लेंगे बुंदेलखंड में हर ज़िले में अगर इंडस्ट्री लगाना तो लगेगी, और बेरोजगारी ख़त्म होगी, रोज़गार मिलेगा। दीपू भैया। थोड़ा वर्गीकरण है रोजगार में। रोजगार चाहने कौन प्रकार को, तसला फेंक भी बारो चाहने के कलेक्टर बन भी बारो चाहने, पहले अंतर करो। जो पलायन हो रहा है, जो तसला फेंक भी बारों को पलायन हो रहा, कलेक्टर बन भी बारों को पलायन हो रहा का नहीं हो रहा ना। एक फिल्म आई थी, वो नाम हतो 3 इडियट। देखी वो एक डायलॉग हतो, सफलता के पीछे न भागो, काबिल बनो। जब काबिल बन जे हो तो सफलता झक मार के पीछे आए। काबिलियत भी तो पैदा करो। तो डिग्री लाए फिर रहा है, हम MBA हो गए, हम BBA हो गए, हम BA हो गए, हम BSc, हम ग्रेजुएट हो गए, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। एक छोटा सा वाक्य सुना रहे आपको। DCA PG DCA की डिग्री बटत है, जे जितने कंप्यूटर संस्थान खुले हैं उनमें एक हमारे गड़ाकोटा में कंप्यूटर संस्थान है। उनने हमें बुलाओ कि भैया आप आओ, हमारे तक कि बच्चा पास आस हो गए हैं तो जब डिग्री बांट दो। हम गए, उनने कहा भैया 2 शब्द बोलो। जैसे हम मंच से बोल रहे, हम बोल भी लाने खड़े भाई तो एक लड़का सामने से ठाड़ो हो जावे, वो कछु बोले नहीं देवे, हमारे लाने काम नहीं है। हमने पहले हमारी तो सुन ली प्रभु, वो कह ले हाओ हाओ। फिर हमने 2 शब्द कछु बोली, फिर वो खड़े होगा, अरे तुम तो फालतू की बातें कर रहे, रोजगार ही नहीं है हमारे लाने। हमने कही थे आओ, का करो है तुमने? कह लो हमने PG DCA करो है। मैंने बहुत बढ़िया, माने कंप्यूटर जानत कहा है। कह लो PG DCA करो, माने जानत ने कहा है। हमने कहे मैं ऑफिस आओ। दूसरे दिन हमने वो गिलाने ऑफिस बुलाओ। हमने कहा चलो बेटा जो रखो है कंप्यूटर, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की कहाई, टाइपिंग शुरू कर दे। अब काय की टाइपिंग, कई के हमें अंग्रेजी में आओ थे, हिंदी में नहीं आता। हमने कही भैया अंग्रेजी में टाइप कर दे। हम वो के बाजू में खड़े हो गए देखा रहे, फिर वो हमसे कहने लगो कि हम प्रैक्टिस में नहीं आ। हमने कि 1 हफ्ता तुम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर ले भैया। 1 हफ्ता बाद भी वो धनी के लाने कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं बनी। कारण कहा कि उन्हें PG DCA की डिग्री ली, उन्हें कंप्यूटर सीखो नहीं है। अपने ते डिग्री धारी फिर रहे हैं, बेचारों ने काबिलियत पैदा ही नहीं करी। आप बताओ, आपने बुंदेली बौछार को जो ऑफिस खोलो, हमें पूरा यकीन है कि आप महीना 2 महीना फिर रहे हो कि यार कोई ढंग के लड़का तो मिल जाए काम कर बे, ढंग के लड़का तो मिल जाए काम कर बे। ये देश में 2 प्रकार की बातें चल रही। लड़का कह रहे हमारे लाने नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी देवे वालों कह रहे हमें लड़का नहीं मिल रहा। तो भाई जो वर्गीकरण है, ए पे ध्यान देने की जरूरत है कि नौकरी चाहिए तो कैसी चाहिए, रोजगार हम अपने ते पैदा करें तो कैसो पैदा करें। माननीय मोदी जी ने जो बहुत पहले जब ये प्रधानमंत्री बने तो जो चीज उनने समझी कि स्किल्ड लोग बनाओ, डिग्रीधारी से ज्यादा स्किल्ड लोग बनाओ। लोगों ने वो मजाक बना लो। आज आप ये बताओ कि जो हुनरमंद जातियां थीं, जिनके DNA में वो हुनर था काम करने का, कारीगर थे, चाहे वो नामदेव समाज के लोग हों जो कपड़ा सिलते थे, लोहार समाज के लोग हों, विश्वकर्मा समाज के लोग हों जो बाड़ाईगिरी का काम करते थे, फर्नीचर, आज उनके बच्चे कर रहे क्या? नहीं कर रहे। ये परंपरागत काम लोगों ने बंद कर दिए। आज ढूंढे से नहीं मिल रहे अपन को काम करने वाले।
तो हम वही कह रहे हैं कि हुनर पैदा करो लोगों में, हुनर प्रदान करो युवाओं को, डिग्री मत दो। आज किसी भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलना इतना आसान है, इतना आसान है, बच्चे फेल ही नहीं हो रहे, 100 में से 100 नंबर ले आ रहे। हमारे तो 3 जने मिला के ले आ पाते 100 में से 100। 100 में से 100 कैसे आ रहे? कैसी पढ़ाई चल रही, का हो रहा समझ के परे है। 98%, 99% आ रहे, आध कछु नहीं है किताबों के अलावा। तो भौतिक जगत में, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, दुनिया में भाई लड़बे के लाने भी तो तैयार रहो। कंपटीशन फेस करने की ताकत नहीं है लोगों में। हो सकता है हमारी बात को लोग गलत तरीके से उकलाने करें, लेकिन कहते हैं कि नौकरियां नहीं खुल रही, कि 10 लाख बेरोजगार हैं और नौकरियां हैं 100। अरे बड़े भाई, तुम्हें तो एक ही चाहने के 10 लाख चाहने। एक बेरोजगार के लिए एक नौकरी चाहिए, भले ही 10 लाख पद खोले चाहे 100 पद खोले। आपके पास कंपटीशन फेस करने की ताकत नहीं है। तो सबसे पहले कंपटीशन फेस करने को हुनर भी तो अपन को पैदा करने पर। रोजगार 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 अपन दए हैं बत्ती, उसे कछु नहीं होने। खुली तो है बीना रिफाइनरी, भारत देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री खुली, हजारों फैक्ट्रियों बराबर बिना रिफाइनरी खुली। आपके तो दमोह फैक्ट्री में भैया सीमेंट फैक्ट्री खुली। ढूंढ रहे वे रोजगार के लाने लोगों को कि भैया अच्छे लोग, हुनरमंद लोग, टेक्निकल लोग मिल तो जाएं, मिल नहीं रहे। अपन ने डिग्रियां देने की मशीनें, दुकानें खोल रही हैं, हुनर नहीं दे पा रहे। इसलिए हमारा ये कहना है कि अपन हुनर बच्चों में पैदा करवाएं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे उनके लिए पैसा मिलेगा, घर बैठे वो कमाई करेंगे। भैया शिक्षा और रोजगार, देखो आप, हमारा विचार कछु कछु बातें ठीक है, लेकिन कछु कछु बातन में हमारे विचार अलग है। जैसे अबे भैया ने कही कि रोजगार दय निजात काबिल बनो, तमाम चीज़ें। जब दय निजात और काबिल बनो कही जात, तो जब चुनाव आओ तो ऐसे वादे काय कर दे जात कि हमें बनाओ तो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। एक वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करो तो कि 15 अगस्त के पहला 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो ऐसे वादे काय कर दे जात, जो भी सोचवे को विषय है। हम को पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, सबके अपने अपने विचार हैं और अपने विचार आप सब जने अपने तरीका से रख सकत। लेकिन हमाओ के वो जो है कि जो के वो ठीक नहीं है कि रोजगार ऐसे ही नहीं मिलत। रोजगार के अवसर देना ये सरकार की ड्यूटी है, जो सत्ता शासन में बैठा है उसकी ड्यूटी है। और जनता वोट देकर किसी भी सरकार को बनाती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जो भी बैठे हैं वो जनता के सेवक हैं और उनको जनता के हितों को ध्यान रखने के लिए कि यदि नौजवान शिक्षित होगा और उनके माँ बाप अगर अपने मोड़ी मोड़न को पढ़ा रहे, चाहे वे बाड़ई होवे, चाहे वे कछु होवे, विश्वकर्मा जाति के हों या नामदेव हों या दर्जी हों, जो हर बच्चा ये चाहता है, दर्जी का बेटा ये चाहता है कि अगर हम दर्जी बने तो हाई क्लास के दर्जी बने, अपने परिवार को नाम रोशन करें। अगर बाड़ई को मोड़ा है तो वो चाहूत कि हम बड़े स्तर पे कुछ काम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और हर मताई बाप जो चाहूत कि हमारा मोड़ा हमसे ऊपरे जावे और आगे बढ़वे। तो सरकार को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम बताएं देता आपको कि 2000, अबे हमारे सिद्धार्थ भैया ने कही कि 2003 का जमाना था जब बिजली नहीं होती, और उसके बाद आज जमाना बदल गया है, गांव गांव में बिजली है और बहुत अच्छा वातावरण है। हम आपको आमंत्रित करत, आप हमारे निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले को एक दौरा हमारे संगे कर दो। आप हमारे बड़े भैया मित्र हो और आप बिजली की स्थिति हमारे ते आके देख लो, आपको ज्ञान हो जाए कि कितने है निवाड़ी जिला और कितने है टीकमगढ़ जिला। 80% गाँव में बिजली नहीं है और गरीब आदमी
जिनके उल्टे सीधे बिजली के बिल आउट, और बिजली के बिल बेचारे वे कैसे जमा कर दे, उनका कछु साधन नहीं है पैसा को, और जब वे जमा कछु नहीं कर पाओ, थोड़े बहुत रह जात तो बेचारन की कुड़की कर दी जात, उनकी मोटरसाइकिल उठाई लाई जाती है, कछु तमाम परेशानी है। तो ये निरंतर इस तरह की दिक्कतें हैं। रोजगार के अवसर की बात है तो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ओरछा जो राम राजा की नगरी है, और एक तरीका से जब आप दिल्ली से आओ, हरियाणा होके उत्तर प्रदेश से, तो बुंदेलखंड को द्वार है। और ओरछा में कार्यक्रम हुआ था नमस्ते ओरछा। वो एक सफल कार्यक्रम हुआ था जिसका उद्देश्य था कि पर्यटन का विस्तार करना, राम राजा की नगरी से शुरू करना और उसको आगे बुंदेलखंड में जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं या जहाँ जहाँ भी पर्यटन की संभावनाएं हैं वहाँ पर्यटन को आगे बढ़ाना। लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त सरकार चली गई और उस वक्त ओरछा के समीप एक गांव था, अभी भी है, लाड़पुरा, जिसको ग्रामीण पर्यटन के नाम से गोद लिया गया था। और एक विचार था कि महिला सशक्तिकरण के तौर पे कुछ ई रिक्शाज लिए गए थे और वो महिलाओं को चलाने के लिए लिए गए थे। आज खुशी की बात यह है कि भले ही वो सरकार चली गई, लेकिन लाड़पुरा गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में आज ग्रामीण पर्यटन में सबसे ऊपर है। ये खुशी का पल हमारे बुंदेलखंड के लिए है। और वो महिलाएं आज भी वहां पर ई रिक्शा चला रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। मेरा कहना यह है, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सरकार हो उसको रोजगार के अवसर के लिए अलग अलग दिशाओं में प्रयास करने चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात बोली थी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सरकार को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसान की पैदावार वो वहाँ पे बेच सकता है। और एक शर्त रखनी चाहिए कि इसमें 60 से 70% की जो रोजगार की भागीदारी है वो हमारे क्षेत्र के नौजवान साथियों की रहे। इस तरह का कुछ सरकार को प्रयास करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। मेरा मानना है कि आने वाले समय में चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, क्योंकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो कहेंगे भाजपा की सरकार बनेगी, जो कांग्रेस के हम साथी हैं हम कहेंगे कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अंत में हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड की समस्या बेरोजगारी है और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो भी सत्ता शासन में हो उनको बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इसलिए है कि 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी से निरंतर ये मांग करती रहेगी कि उनकी परेशानियाँ और बेरोजगारी की समस्या को दूर करें, क्योंकि आज वो सत्ता में बैठे हैं। ये सवाल उनसे पूछना जायज़ है, क्योंकि केंद्र में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उस दौरान आप सबने देखा था और आप सबने सुना था कि एक ही बात बार बार दोहराई गई थी कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बेरोजगारी तो वही की वही है। तो आज मध्य प्रदेश की जनता का यह सवाल जायज है कि 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय शिवराज सिंह जी ने क्या किया बेरोजगारी के लिए, कि आज भी प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है। आज भी महंगाई की बात करें तो टमाटर 250 रुपए किलो तक बिक गया, और साथ ही साथ तमाम समस्याएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया। इसलिए मेरा कहना है कि यह सवाल जनता का जायज है। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही पूछा जाएगा। मुझे विश्वास है कि 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें मुझे पूरा यकीन है। और उसके बाद मैं मांग करूंगा कि प्रदेश के नौजवान माननीय कमलनाथ जी से और कांग्रेस पार्टी से भी यही सवाल करें कि मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाएं और यहाँ विकास को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। युवा संवाद है तो एक एक सवाल बस जो हमारे मंच पर जो लोग हैं
सारे युवा नेतृत्व थे। आप लोगों में से कोई पूछना चाहते हो तो आशीष भाई हाथ उठा रहे और बढ़िया एकदम ठेठ में नहीं तो ना सभ्य भाषा में सवाल पूछियो, है ना, लाइव चल रहा हो गरिमा के संग है ना। जी भैया आशीष जी। हेलो, आवाज खड़े होकर सवाल भैया सब जनों को राम राम। हम नाम थे अपना बता दीजिए। नाम हमारा राहुल खरे आए, हम युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी आए। सचिन भैया आपने कही ठेठ में, तो बात जा है कि ठेठ में तो जितने बैठे हैं वे सबरे ठेठ में बोले, कहा कि बुंदेलखंडी ठेठ ही भाषा है। गरिमा नहीं गरिमा बुंदेलखंडी इतनी मधुर है कि वह गरिमा बनी रहे तो ठेठ की ठेठ हो जाती। कहा कि आपने बहुत ठेठ सुनाई था वो। भैया हमारा निवेदन जो आए, दो माननीय बैठे हमारे सिद्धार्थ भैया अब दीपू भैया, रोजगार की बात भाई। भैया आप दो जनों से एक अच्छा सवाल है, आप दो जनों ने एक चीज तो मानी कि बुंदेलखंड से पलायन तो हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, रोजाना हो रहा हो। एक पलायन के लाने आप और के लाने आपके पिताजी हमारे आदरणीय पूज्य भार्गव जी पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री विकास मंत्री भी रहे भैया। एक केंद्र सरकार ने एक योजना लागू करी थी नरेगा। नरेगा योजना को उद्देश्य जो होता वो एक लाने लागू हुई थी कि बुंदेलखंड या छोटे छोटे जगहों से जो मजदूर पलायन करवे जा रहे, जो पलायन के लाने रोक बेग हो जाए। लेकिन दुखद बात इतनी रही भैया कि ये योजना में सबसे बड़ा घोटाला जो भाव है वो हमारे बुंदेलखंड में हुआ। इतनी को लोग सबसे ज्यादा पलायन कर रहा हो। और सचिन भैया आप और लाने मुझे याद हुई है कि 2013 के चुनाव में जो चीज बहुत भयंकर उठी थी कि भैया ऑटो मतलब ट्रैक्टर डंपर के में गाड़ी के नंबर चढ़े हैं और वे गाड़ी के नंबर न कर रहे हैं मोटरसाइकिल के, उनसे ढुलाई हो गई। गांव में जो नरेगा योजना है बात सिर्फ इतने ही खिलाने गई थी कि गांव के मजदूर को सवाल हमारा जो ही है कि आज की डेट में जो वर्तमान केंद्र की सरकार चल रही है, भाभी भाजपा की है, प्रदेश में भी भाजपा की है, तो ऐसी नरेगा जैसी योजना जिनमें ये पलायन करने वाले मजदूर जो आज पलायन कर रहे हैं, ऐसी योजनाओं को बंद क्यों किया गया? इनको आज भी मतलब रोजगार इनके गांव में दिया जा सकता था, वो बंद क्यों किया गया? धन्यवाद। पहला तो आपको जानकारी दे दूं, माननीय 2 नहीं है यहाँ पर, माननीय 5 हैं और छठवें वो है। तो हर मंच पे माननीय हैं और जितने सारे दर्शक हैं हमारा अगर इतना समय दे रहे हैं तो सारे माननीय हैं। पहली बात सम्माननीय है। और दूसरा मेरा आपसे जानकारी दे रहा हूँ सिर्फ आपको, मनरेगा बंद नहीं की गई है। आपके सवाल का जवाब दे दिए। नहीं फिर से कह रहा हूँ, चाहे तो गूगल कर लें, गूगल आंटी है ना। हाँ मनरेगा बंद नहीं है, नहीं है भैया। अब रोजा ही कर रहे हैं, अब कहाँ लगे तुम इन बातों में। जी अगला सवाल भैया। मनरेगा बंद नहीं है। बुंदेलखंड में क्या मांग होनी चाहिए ये और उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, वो छोड़ दीजिए बात, कोई बात नहीं होती है। मनरेगा बंद नहीं है। मनरेगा के अंदर बुंदेलखंड के जो आशावान ज़िले हैं उसके अंदर में नितिन भैया भी हैं, दीपू भैया भी हैं, भैया भी हैं। मेरा सबसे ये मांग थी, प्रधानमंत्री जी से मांग की थी, जो हमारे यहाँ लेबर रेट है उस, चूँकि आशावान जिला है, उस लेबर रेट को बढ़ाया जाए और 100 दिन की बजाय उसे 150 दिन किया जाए, तो कम से कम हमारे यहाँ उससे बेहतर होगा। तीसरा जो 1,35,000 रुपये कुटीर के लिए मिलते हैं, तो कायदे से तो वो 2.5 लाख रुपए शहर के लिए मिलते हैं, वैसा मिले। और अगर वो नहीं कर सकती है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो कम से कम उसे 1,65,000 करे, 70,000 करे, तो बुंदेलखंड के अंदर ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो। अगला सवाल आशीष जी। भैया अगले प्रश्न के लिए एक युवा साथी हैं, कुछ बड़ी देर से लगे हैं, इनकी बात भी सुनिए। भैया सब जनों को राम राम। जयराम जी सब हमारे बुंदेलखंड के जो है परिचय के कोनो भी मोहताज नहीं है। दीपू भैया और नीटू भैया सब जने बैठे, सबको राम राम। भैया हमारा प्रश्न जो है, आपने जैसे दीपू भैया ने कही कि आप में काबिलियत हुई है तो रोजगार मिल जाए, बात सही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सु तस फल जाकर, तुम्हारे कर्म जैसे हुई है भैया मिल जाए रोजगार। अब हमारी मांग ऐसे हैं, आपके पूजनीय पिताजी मंत्री हैं और अब आगामी जो भी सरकार है यहाँ में, और आज बुंदेली समागम है, तो जैसे एक उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने फिल्म इंडस्ट्रीज खुलवाई है, वैसे एक मध्य प्रदेश में भी खुलो जाइए। उसे हमारे भैया सुन ले सवाल, उसे हमारे बुंदेली कलाकारों के लाने
कला को प्रदर्शन करवे देश विदेश पे बड़ो मौका भी मिले और वही से एक रोजगार भी हो जाए। वही में हम एडिटिंग को काम करे और कोई भी कोनो कैंटीन खोल ले, कोनो चाय की दुकान, कोनो पान की दुकान, कछु भी बुंदेलखंडी में वगैरह वगैरह जो ही विज्ञ सवाल है तो एक इंडस्ट्री जरूर खुलो चाहिए, पे विशेष ध्यान दो जाए। आपकी ये मांग से हम सब जने सहमत हैं और तुम्हें ध्यान न हुई है बड़े भाई, अपन औरों की चर्चा हो भी चुकी और जब सही समय आया है तो जब मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी भी जे है कि एक फिल्म इंडस्ट्री जैसी उत्तर प्रदेश में खुल गई है तो एक फिल्म इंडस्ट्री अपने मध्य प्रदेश में भी खुले, भले ही बुंदेली ने खुल पाए, सबकी मिला जुला के खुले, लेकिन खुले, अपन अपनी बुंदेलखंडी वाली फिल्में बना ले। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल। नमस्ते भैया, पांच ही आदरणीय जनों हो नमस्कार। ने हमारा सवाल रोजगार को लेके आए, क्या कि हम रोज मतलब शिक्षित हैं और प्लस रोजगार भी हो, शिक्षक भी हो जी। हमारा प्रश्न जो है कि पांच ही आदरणीय अबे तो बैठे थे, एक हल्के से कद की एक महिला हम देख रहे थे, हमने उन्होंने देखो वे लगभग सभी जनों से कछु मांग रही थी, तो हमने देखो कि आदरणीय दीपू भैया ने अपने जेब से निकाल के उन्होंने 1000 रुपया दे दिया। हम देखते रहे थे दीपू भैया हों, वे मानवीय संवेदनाओं के आधार पे दिन में 10, 25, 50 हज़ार रुपया अपने जेब में से ऐसे निकाल सब हों देते। वो महिला से हम हमारे रहली विधानसभा की तो नहीं लगाता है, न उसे कछु वोट बैंक को कनेक्शन आए ने कछु। हम भैया दीपू भैया से जो प्रश्न पूछो चाहत कि दिन भर में आप कितने लोगों की इस प्रकार से आर्थिक सहायता करत हो और ऐसो करवे से आप हो का मिलत है, कैसो लगत है। धन्यवाद। जब हमने अपनी बात की शुरुआत करी थी, सचिन भैया ने कही थी कि चुनाव कब लड़ो, वही टाइम हमने आपको बता दो तो कि राजनीति को हम पहले कौन सी दृष्टि से देखते और वर्तमान में राजनीति के मायने हमारे लाने कहाँ है। समाज सेवा, मानवता, गरीब, मजदूर, असहाय, बेबस, लाचार, ज़रूरतमंद की मदद हमारे लाने आज के समय में राजनीति के यही मायने हैं। न विधायक, न सांसद, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, राजनीति के मायने हमारे लाने बदल चुके हैं। बस इतना है कि प्रभु सक्षम बनाए रहे ताकि हम लोगों की मदद करते रहें। अंत में जो ही काम में आते है, बाकी तो सब इतना ही धरो रह जाता। अगले प्रश्न के लिए जी। भैया सब जनों हो जय जागेश्वर नाथ, हर हर महादेव। बात बुंदेली की हो रही तो बुंदेलखंड की भी हुई है, और जब बुंदेलखंड की हो रही तो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल बांदकपुर धाम की भी हुई है। भैया वर्षों से बांदकपुर धाम में जो श्रद्धालु जाते हैं दूर दूर से, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं को ते अभाव है। और ऊ किला ने लेकर वर्षों से हमारों की एक पूरी टीम संघर्ष कर रही है, लेकिन कछु खास विशेष सफलता नहीं मिली है। और हमारे सामने सम्मानीय सिद्धार्थ भैया बैठे हैं, उनके पूज्य पिताजी सम्मानीय श्री जयंत कुमार मलैया जी 35 साल दमोह में मंत्री रहे, तो उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव काय रहो। और वर्तमान में वे भैया ने अब चुनावी समय चल रहा है, तो वे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उनके समक्ष अनेक विकास की योजनाएं बांदकपुर की रखी, बांदकपुर तहसील बनावे की मांग रखी, उस सब के लिए धन्यवाद। लेकिन इनके साथ साथ बांदकपुर मंदिर के मुख्य द्वार पे अतिक्रमण है और वर्षों से वो अतिक्रमण है, और हम लोग सब चाहते हैं कि बांदकपुर में कॉरिडोर को भव्य निर्माण हो, वो अतिक्रमण हो हटाओ जाए, और कॉरिडोर में सब मूलभूत सुविधाएं चूंकि आते हैं, जगह जगह कॉरिडोर बन रहे हैं। उज्जैन में महाकाल लोग, काशी विश्वनाथ में लोग बन गए, अपने ओरछा में राम राजा लोग बन रहो, सलकनपुर में देवी लोग बन रहो। तो भैया बांदकपुर के कॉरिडोर के लाने और अतिक्रमण के लाने भैया को कहा है कि यदि चुनाव में भैया आओ आए हैं तो भाई अतिक्रमण हटे, कॉरिडोर बन है कि नहीं बने, ई पे हम उनसे अपनो बात और प्रश्न रखना चाहते हैं। भैया बांदकपुर जागेश्वर धाम से जो प्रश्न है इसको जवाब। अतिक्रमण है तो हटना चाहिए, कल हट जाए। और अतिक्रमण नहीं है पर जमीन की हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो मुख्य द्वार के सामने है, तो शासन और मंदिर कमेटी जिन लोगों की दुकानें हैं उनसे बात करके उसको नियोजित करके अन्यत्र लेके जाए, पहली बात। दूसरी बात, चूँकि आपका सवाल केवल सवाल नहीं था, वो आक्षेप भी था कि
कि आपके पिता 35 साल वहाँ रहे और बांदकपुर का विकास नहीं हुआ, और उसके अंदर आपने मूलभूत शब्द बार बार लिया। बात जब तक आग्रहपूर्वक हो, प्रेम पूर्वक हो, तो बात समझ में आती है, पर आपकी बात प्रेम पूर्वक और आग्रहपूर्वक नहीं है, वो आक्षेप पूर्वक है। पर अगर आक्षेप है तो जवाब भी है। बांदकपुर के अंदर जो श्रद्धालु आते थे, आज जितना श्रद्धालु आता है उससे 5 साल पहले उसका 1/10 आता था, सिर्फ 5 साल पहले या 6 साल पहले, 17-18 तक। बांदकपुर 5 जगह से, डामल की रोड से पूरा जुड़ा हुआ है, सब जगह से। खेती के क्षेत्र में सिंचित रकबा बढ़ा है, 1 फसल से 2 फसल हुई, 2 फसल से 3 फसल हुई, लोगों के पास गाड़ियां हैं, इसलिए श्रद्धालु आ रहा है। कोरोना का समय आया, लोगों का श्रद्धा का भाव बढ़ा है, आस्था के उनकी बढ़ी है, और दर्शन करने लाभार्थी जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहा है धर्म लाभ लेने, वो बढ़ा है, तो ज़रूरत बढ़ी है। मूलभूत सुविधा किसको कहते हैं? किसी भी तीर्थ क्षेत्र में हम वहाँ जाएंगे तो क्या पार्किंग की व्यवस्था है, क्या टॉयलेट्स की व्यवस्था है, क्या नहाने की व्यवस्था है, और जहाँ से वो श्रद्धालु जा रहा है क्या वहाँ बाजार करने की व्यवस्था है, और पूजा का सामान लेके जहाँ श्रद्धा के साथ आप जा रहे हैं क्या उसकी व्यवस्था कैसी है। बांदकपुर के अंदर जो काम हुआ है वहाँ ज़्यादा काम हुआ है, जिस समय वहाँ पर जो काम हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। आदरणीय सांसद जी ने उसको अपना ग्राम घोषित किया, जिनके साथ मेरी बनती नहीं है, और ये स्पष्ट है। पर उसके बाद भी मैं कहूँगा, जो उन्होंने आदर्श ग्राम उसको अपना बनाया, और उसके अंदर उन्होंने 4 करोड़ रुपए से जाके राशि दी, और डे केयर सेंटर खोले, सीसी की सड़कें बनाई, स्ट्रीट लाइट लगाई, और वो पर्याप्त नहीं है, ये भी सही है। विकास तो निरंतर क्रम है। मैंने भैया से कहा, भैया ने मेरी बात भी पकड़ ली, नितिन भैया ने। किसी समय हमारी कोई ज़रूरतें थी, आज वो ज़रूरत बदल गई है। हमारी बेटियां 8वीं तक पढ़ती थी चूँकि वहीं तक स्कूल था, और 8वीं के बाद नहीं जाती थी चूँकि टॉयलेट नहीं होता था। तो स्कूल भी बनाए गए, टॉयलेट भी दिए गए, और साइकिल भी दी गई। और बांदकपुर की बात पे जो आप कह रहे हैं, बांदकपुर एक ग्राम पंचायत है। जो आप कॉरिडोर शब्द यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, उसके लिए हैं, और सब लोग कर रहे हैं। राहुल सिंह आए, उन्होंने भी किया, उसका सौंदर्यीकरण करने का उन्होंने भी कोशिश की। अजय टंडन जी आए हैं, उन्होंने उसको अपना संकल्प दिया है, और उसको कहा है कि वो राजनीतिक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मंच से कह रहा हूँ, बांदकपुर के लिए जो काम करना है वो राजनीतिक है, और राजनीतिक संकल्प है। ये कोई आडंबर नहीं है मेरा कि ये मेरा संकल्प है और धार्मिक है, नहीं। बांदकपुर मेरे लिए आस्था का प्रतीक है, वो काम वहाँ होना चाहिए, उसके लिए चरणबद्ध काम होना चाहिए। अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए, लेकिन वो 100 काम में से सिर्फ 1 काम है। हो सकता है आपकी बुराई हो वहाँ पर, जिनके साथ वो जो सरपंच हैं, आप लोग के आपस में केस चलते हैं, पर वो निजी बातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कह भी दिया। तो लेकिन आक्षेप पूर्वक कहेंगे तो मैं ऐसे ही कहूँगा। और केवल बांदकपुर हमारे लिए ग्रोथ सेंटर है, उसका मास्टर प्लान बने, टाउन कंट्री प्लानिंग का नक्शा पास हो कि अगले 25 साल के अंदर वहाँ पर किस ज़मीन का किस तरह से नियोजन करना है, वहाँ पर हम रिंग रोड कैसे बना सकते हैं, वहाँ विद्यालय खुलेगा, महाविद्यालय खुलेगा, वहाँ पर सिनेमा घर आएंगे और कॉलोनियाँ बनेंगी, और क्यों नहीं बने। दमोह का सैटेलाइट टाउन बांदकपुर क्यों नहीं बने, मेरी योजना वो है, और वो 5 साल में नहीं 10 साल में पूरी होगी। लेकिन हम अगर दृष्टि देखेंगे तो अगले 25 से 30 साल की देखेंगे, जैसा कि मास्टर प्लान में होता है। और वही मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे पिता के लिए आपने प्रश्न किया वो उचित नहीं है। वो चुनाव हार गए, आपने उन्हें वोट नहीं दिया, वो हार गए, बात खत्म हो गई। अब मैं चुनाव में आ रहा हूँ, अगर एग्जाम दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगे मेरा जवाब तो ठीक है, और नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। इसमें अगर उप प्रश्न हो आपका तो वो भी कर लो, नहीं ये भी छूट है आपको। आखिरी सवाल जी। भैया, हमारा नाम पंडित दीपक रेवंडा, और हमारे गुरु सामने बैठे हैं हमारे आदर्श पुरुष, और इनके पिताजी, वाकई में अगर हमारे पिताजी के बाद हमारे ऊपर कोई हाथ है तो उनके पिताजी को और इनको। और भैया से
जब बात कहना चाहते हैं आज सार्वजनिक मंच पे, और हमें विश्वास भी है बंडाकाली में हम जनभागीदारी सदस्य हैं और छात्र नेतागिरी का तो भैया के आशीर्वाद से भाजपा में जुड़े हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में 2018 में भैया जी थे, जब हमारे बंडा में 180 सीटें हती, 180 220 भैया ही ने पुलिस वाली हमें मार रही थी बचाओ तो भीड़ में से। और आज जो है कि भैया से क्या वो चाहत जो आग्रह निवेदन उनकी चरणों में प्रणाम करते हुए बंडा में पीजी कॉलेज घोषित करवा दूँ आप। अगर मुख्यमंत्री जी की अगली महीना में रैली है तो पीजी कॉलेज हो जाए तो जो हमारे बंडा के भैया बहन बाहर जा रहे तो उनकी लाजें सुविधा मिले। भैया से निवेदन है भैया। आसन जिता दे बंडा। आशीष आगे। भैया आप औरों के चाहने वाले बहुत हैं और बहुत सी बातें हैं। जी आखिरी सवाल है जी। धन्यवाद। पहले तो हम सचिन चौधरी जी को धन्यवाद देंगे जो आपने बुंदेली बौछार का कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी मंचासीन अतिथियों को यहाँ पे बुलाने का सौभाग्य और हम लोगों को सुनने का सौभाग्य दिया है। हमारा सवाल है बुंदेलखंड की माटी से हमारे बीच में बात बुंदेलखंड की हो रही है। यहाँ पे बैठे हैं चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा जी। आप एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, आपका एक अनुभव है राजनीति का, व्यापार का, शिक्षा का। आपने विदेश से शिक्षा प्राप्त की है। बात बुंदेलखंड के पलायन की चल रही थी। तमाम साथियों ने बहुत देर तक इस बात को सुना कि बुंदेलखंड का जो पलायन हो रहा है उसे कैसे रोका जाए। और आने वाले समय में बुंदेलखंड में चुनाव भी है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आप दोनों राज्य से लगभग सभी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि बुंदेलखंड का यूपी और एमपी का पलायन रोका जाना चाहिए। हमने जैसे पहले ही कहा है कि इंडस्ट्री ही सबसे अच्छा माध्यम है यहाँ पलायन रोकने का, क्योंकि इंडस्ट्री में ही काम करने यहाँ के बेरोजगार लोग जा रहे हैं। नौजवान साथी जो काम करने जा रहे हैं दिल्ली, बम्बई, इंदौर, भोपाल या जहाँ जहाँ ज़िलों में और बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं वो काम करने इंडस्ट्री में ही जा रहे हैं, ज़्यादातर मजदूर के रूप में जा रहे हैं। और मजदूरी लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। जैसे हमारे दीपक भैया ने कहा पलायन में वर्गीकरण है, अलग अलग है कैटेगरी, लेकिन ज़्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर लोग जा रहे हैं जो वहाँ काम करते हैं। इनको रोकने के लिए जहाँ इंडस्ट्री वहाँ लगी वो यहाँ भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल के चक्कर में नहीं लग पाती हैं और सुख सुविधाएं जो सरकार को देना चाहिए वो नहीं दे पाती हैं, जो गारंटी सरकार को देना चाहिए वो नहीं दे पाती हैं, सिक्योरिटी नहीं दे पाती हैं, सेफ्टी नहीं दे पाती हैं। तो ये सरकारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अभी नितिन जी ने कहा था कि 18 साल की जिम्मेदारी भाजपा की थी, शिवराज सिंह चौहान जी की थी, तो 18 साल में सवाल उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन उसको रोकने के लिए हम लोग हैं, हम पाँचों लोग बैठे हैं और लोग भी नेता लोग हैं बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में, क्योंकि बुंदेलखंड दो जगह है, आधा उत्तर प्रदेश में आधा मध्य प्रदेश में है, तो दोनों जगह में यही समस्या है। सेम समस्या है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने बांट दिया था, हसिया से लेके पूरा काट दिया तलवार की तरह, बुंदेलखंड को बंटवारा कर दिया था, क्योंकि बुंदेलखंड मजबूत था उस टाइम, आर्थिक रूप से मजबूत था, लड़ने में, वॉर करने में, हर चीज़ में मजबूत था। इसको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने किया था बुंदेलखंड कमज़ोर कर दो। तो इस कमज़ोर करते आए तो अभी तक इतना कमज़ोर हुआ कि यहाँ के लोग अब बाहर पलायन कर गए। तो उनको रोकने के लिए इंडस्ट्री एक माध्यम है जिसको रोका जा सकता है। और हमें उम्मीद है, जैसे हमारे नितिन जी ने कहा अगर कमलनाथ जी आते हैं, हमें लगता है आने की उम्मीद है, तो अगर आते हैं सरकार तो कोई भी आए, लेकिन कमलनाथ जी आएंगे तो ज़्यादा सक्षमता से और ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि उनके हर जगह उनके संबंध हैं, इंडस्ट्री में भी हैं, तो वो रोज़गार मिलेगा, यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। हम लोग भी सहयोग करेंगे, हम लोग भी अपने लोगों के, अपने साथियों की मदद करेंगे और लोग जहाँ मुख्यमंत्री जी लगा देंगे और कमलनाथ जी, हम लोग तैयार रहेंगे। इसी के साथ हम हमारी शुभकामनाएं पूरे बुंदेली बौछार के सचिन जी को, आप भैया जैसा करते आए अब और भी करें, उत्तर प्रदेश में भी करें और मध्य प्रदेश में तो चलिए मध्य प्रदेश आ गए, हम उत्तर प्रदेश क्या करें? हमारा उत्तर प्रदेश से मतलब आशा ये है कि और जगह भी जाएं और प्रदेशों में भी जाएं। हमारा आशा है कि उत्तर प्रदेश नाम इसलिए लिया पहला नंबर आ जाए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद दिल्ली भी जाएं और जैसे झारखंड भी जाएं, बिहार भी जाएं, बम्बई भी पहुँचें आप, और हम तो कह रहे हैं विदेश में भी जाएं, तो वहाँ भी हम तो मदद आप के संग चले मेलबर्न। हाँ चलो होता है तो घर भी तुम आओ, चलिए होते हैं, काम करें। हाँ देखें, ठीक है, ओके, धन्यवाद। मैं भैया से एक बात कहना भी चाहता हूँ कि जो लोग मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ किसान परिवार हैं और उनसे कहते हैं भैया अभी इस तरह के काम नहीं होता, मजदूर ही नहीं मिलत। बहुत बार सुनने में आता है ऐसा, वो कहते हैं लोग मजदूर नहीं मिलते हैं खेतों में।
मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ मेरी बात। हम जो खेती कर रहे हैं, जितने और हजारों ज़िले हैं, इस फसल में धान ले लिया, उस फसल में गेहूं और चना ले लिया, पिसी और चना, सरकार को उग जाए और बेचा एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर। कभी 1500 से शुरू हुआ था, आज 2150 है। वो भी शायद अपर्याप्त है, और होना चाहिए, पर सभी लोग बेच रहे हैं, सभी लोग वही कर रहे हैं। हमारे यहाँ तिलहन नहीं हो रही है, तिलहन नहीं हो रही है। भारत तिलहन के रूप में तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। हम सोचें कि बाहर से कोई आके फैक्ट्री लगाएगा, वो बात की बात है, कोई नहीं लगाने वाला है। चाहे आप आए, कोई फैक्ट्री बाहर से आके नहीं लगाने वाला है। वो तभी फैक्ट्री लगाने वाला है जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा। आपके यहाँ तिलहन होगा तो ऑयल की फैक्ट्री लगेगी, और तिलहन होगा तो आपको 2150 या जो गेहूं में या जो धान में पैसा मिलता है उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो जो मजदूर है, जिसको आप कम पैसा देते हो, 150-200 रुपये देते हो, उसको आप 300-350 रुपये दे पाओगे। जिसके काम करने के लिए वो बाहर जाता है, गुड़गांव भी जाता है, पंजाब भी जाता है और पूना भी जाता है। जो ज़्यादातर मजदूर जाता है वो मजदूर जाता है, वो कुशल मजदूर नहीं है, और उसको यहीं मिल सकता है, वो खेती से ही मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उसको कर पाएगी। एक आखिरी सवाल, कृष्णा कुछ पूछना चाह जल्दी। भाई साहब नमस्कार, मैं कृष्णा पटेल दमोह जिले का यूथ अचीवर्स हूँ। चूँकि मैं छात्रों के बीच में कार्य करता हूँ, इसलिए दो छोटे से प्रश्न हैं कि दमोह में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ और 2018 में जब चुनाव हुआ तो उस समय दमोह में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से उपचुनाव के समय प्रशासनिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी। बीते दिनों उसका टेंडर भी जारी हो गया, और जब दमोह माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो उसके एक दिन पहले जमीन आवंटन की जानकारी जनसंपर्क विभाग दमोह के द्वारा जारी की गई थी। यदि मान लो भाई साहब, यदि आदरणीय सिद्धार्थ भैया, यदि आप निजी रूप से यदि 2023 के विधानसभा चुनाव में यदि आप जनता के बीच जाते हैं, तो क्या दमोह मेडिकल कॉलेज का जो विषय है उसी प्राथमिकता के साथ लोगों के साथ उसकी बने मेडिकल कॉलेज और लोगों को इसका लाभ मिले, उसके समर्थन में रहेंगे क्या? और दूसरा एक छोटा सा विषय जो है भाई साहब कि दमोह का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, सबसे अधिक जमीन है उसके पास, तो क्या विद्यार्थियों की सुलभता के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को हम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? और यदि कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपके स्तर से इसके क्या प्रयास किए जाएंगे? बस, धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज तो विषय है नहीं, जमीन आवंटन की जानकारी अभी आई है, लेकिन जमीन आवंटित 5 साल पहले हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2018 के पहले जमीन आवंटित हो चुकी है। सिर्फ एक जानकारी है जो कि पीआर विभाग ने आगे दी थी। मेडिकल कॉलेज का कोई विषय बाकी है नहीं, पैसे आ चुके हैं, 266 करोड़ का टेंडर हो चुका है, एग्रीमेंट हो गया है या होने वाला है। अगले कुछ दिन में मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसका भूमि पूजन कर देंगे। मेडिकल कॉलेज विषय नहीं है। जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, मुझे ये जानना है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की जो अभी हैं उनकी क्या स्थिति है। सागर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी क्या स्थिति है, ये मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर सीट्स भर गई हैं और बहुत सारे विद्यार्थी कम फीस के कारण उसके अंदर जाना चाहते हैं, उसकी उपलब्धता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है गवर्नमेंट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम क्यों बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की? इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, 50% ओबीसी को फीस स्कॉलरशिप मिलती है। तो क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा तो उसमें और फीस कम होगी? क्या ये कहना चाहते हैं आप? मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूँ। क्यों हो? हाँ, नहीं, स्थानीय स्तर पे वहाँ पर ओजस्विनी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, वही पूरी सीटें नहीं भरती। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, पर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि किस कारण से, इसकी मेरा अध्ययन नहीं है इसमें, पर अगर आना चाहिए तो बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आना चाहिए?
देखिए, आपने जो मांग रखी है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि युवाओं के भविष्य संबंधित, छात्रों के भविष्य संबंधित कोई भी चीज़ हो, उसमें नितिन सिंह राठौर का हमेशा समर्थन रहेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्लोजिंग करना चाहता हूँ। मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा पद्धति पे बात हुई, मेरे बड़े भाई ने बोला, तो 18 साल के ऊपर जब भाजपा सरकार है तो इतनी बड़ी बड़ी खामियां क्यों, कि कैसे डिग्रियां बिक रही हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, क्यों बुंदेलखंड को रोजगार से, इंडस्ट्री से अछूता रखा गया, क्यों अभी तक इस पे प्रयास नहीं किया गया, ये भाजपा सरकार पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार युवा संवाद। सब युवा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। 5 मिनट में मंच पे जित्तू खरे आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के संगे, और मोमेंटो के जरिए हम सारे युवा नेतृत्व को श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्व